नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, डिफेंस वाला के चैनल पे हम लोग विक्रांत बैच सीरीज रन कर रहे हैं। ये आपके सीडीएस एग्जाम के लिए है और आज मैं आपको करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहा हूं। और इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नवंबर की करंट अफेयर्स को भी, और साथ ही में हम लोग कुछ करंट अफेयर्स आपके मेरे ख्याल से नवंबर और सितंबर के हल्के फुल्के होंगे, लेकिन मेनली ये नवंबर के होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स कर लिए थे वो अगस्त के कर लिए थे। दोस्तों, हमने सितंबर के निपटा लिए थे, तो थोड़े बहुत जो रिमेनिंग सितंबर के हैं वो हम लोग और देख लेंगे यहां पर, और फिर नवंबर के करंट अफेयर्स पे आएंगे। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के करंट अफेयर्स में आपको इसके बाद कराऊंगा, मतलब एक बार नवंबर निपटा दूं। फिर मेरा थोड़ा सोचना यह था कि भाई थोड़ा सा नया पे आ जाए, मतलब हम थोड़ा करंट के साथ भी चलते रहे। जैसे अभी दिसंबर के 10 दिन हो गए हैं, तो आपको नवंबर का करंट अफेयर्स एकदम तैयार हो जाए, सो दैट जो चल रहा है इस वक्त आज की डेट में भी वो भी आप कर पाएं। और अगर आपको अभी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस करनी है मेरी, तो वो आप मेरे एसएससी वाला, मतलब हमारा पीडब्ल्यू का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल है, आप मेरी क्लास वहां पर भी आके कर सकते हैं। तो डेली के डेली आप करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आज आप 10 तारीख देख रहे हैं, 10 दिसंबर है, तो आज की भी क्लास वहां पर हुई है ना। तो मैं अभी आपको नवंबर के करंट अफेयर्स भी आज डिस्कस कराऊंगा, सो दैट आप एकदम लेटेस्ट भी करंट में जुड़े रहें। और साथ में मैंने आपको देखिए अगस्त करा दिया, सितंबर करा दिया। तो ऐसे क्या होगा कि आने वाली शायद 1 या 2 क्लासेस के अंदर, 2 या क्लासेस के अंदर, मान लीजिए 2 या 3 से क्लासेस में दिसंबर एंड होते होते उम्मीद यह है कि आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर तो आप 1 महीने के ही बैकलॉग में रह जाएंगे। जब हम जनवरी स्टार्ट करेंगे तो जनवरी की 1 से 2 क्लास में आपका दिसंबर भी हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम लोग यहां पर अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को बढ़ाएंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज, ये आपका सीडीएस की जो बैच है विक्रांत बैच, इसको यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। तो ये बैच जो है वो आने वाले आपका जो करंट अफेयर्स का एग्जाम, जो आपका जो सीडीएस का एग्जाम है उसके लिए यहां पर ये है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए, क्योंकि काफी लंबा हमें यहां पर स्ट्रेच करना है सेशन को। काफी कुछ जानना है, मे बी नॉट बाय टाइम स्ट्रेच करें बट बाय टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम से कम, नहीं तो आपको इस सेशन में 100 से प्लस मिलने वाले हैं। मेरे हिसाब से 100 सवा 100 के आसपास टॉपिक्स होंगे जो आप यहां कवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन देखिए पहले यहां पर अभी आपको टॉपिक्स मैंने बता दिया है कि आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सितंबर 15 से 30 तक का जो रिमेनिंग था, जैसे मैंने आपको बोला, और फिर हम नवंबर के करंट अफेयर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर का बीच में बचता है, वो मैंने आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, ये रूल्स ऑफ द क्लास है, हमेशा मैं बताता हूं। और हम लोग करंट अफेयर्स 1 अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, मैं बीच में जनवरी मिड के बाद से आई विल बी अ बिट ऑन ऑफ, मैं थोड़ा छुट्टी पे रहने वाला हूं, तो उसके करंट अफेयर्स पर आप जब फेब में वापस आएंगे तब हम आपको करंट आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी मेरी कोशिश ये है कि ऑफ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बहुत सारे करंट अफेयर्स यहां पर मैं पूरा दिसंबर तक जहां तक हो सके वहां तक कवर करा दूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए सीधे बस हम लोग ये देखेंगे क्या न्यूज है और हमें क्या यहां पर नोट करना है। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्चेस लोन स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन महिला उद्योग कर्मियों के लिए राजस्थान की सरकार ने एक स्कीम चलाई, जिसका नाम क्या है? स्कीम का नाम है महिला निधि स्कीम। क्या नाम है? महिला निधि स्कीम। बस आपको स्कीम का नाम याद रखना है। और ये राजस्थान जो है दोस्तों, ये सेकंड ऐसा स्टेट है जिसने इस प्रकार की यहां पर स्कीम लॉन्च करी है तेलंगाना के बाद। यानी कि तेलंगाना राज्य ही पहला राज्य हो चुका है जिसने यहां पर महिला निधि स्कीम चलाई है, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम चलाई थी। तो फिलहाल यहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए महिला निधि स्कीम का यहां पर शुभारंभ किया है। उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा, उसको नोट कर लीजिए। आपको नोट्स में खाली इतना नोट करना है, लिखिएगा महिला निधि स्कीम, अंडरलाइन कर दीजिएगा और इसके नीचे बुलेट पॉइंट बनाइएगा, किसने शुरू किया है? स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। लिख लीजिएगा नीचे, काहे के लिए है? वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए है। फिर तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, तेलंगाना वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इट। बात समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट नोट करना है, इसी 3 पॉइंट में आपको सवाल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कर्नाटका ने लॉन्च किया है ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। अब आपसे सवाल यह आएगा कि ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज कहां पर शुरू किया गया है? तो यह आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। ये शुरू हुआ कर्नाटका में दोस्तों। कहां हुआ है? नोट कर लीजिएगा, कर्नाटका में हुआ है। इसको हम लोग बोल क्या रहे हैं? इसको हम लोग वेंचुराइज बोल रहे हैं। जैसे कि यहां आप देख रहे हैं, हल्का हल्का नाम आप देख पा रहे होंगे पीछे, VENTURISE। इसको हम लोग वेंटूराइज बोल रहे हैं। ये देखिए वेंटूराइज, ये क्या है? ये एक पार्ट है ऑफ द फ्लैगशिप इवेंट ग्लोबल
इन्वेस्टर मीट, ये जो आपका ग्लोबल इन्वेस्टर यानी विश्व के इन्वेस्टर्स की मीट होती है, जिसको हम लोग इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, ये अभी 2 नवंबर से यहां पर हुई थी टिल नवंबर 4, और ये बेंगलुरु में हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आपको यहां समझना है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेंचुराइज बोल रहे हैं। ये बेंगलोर में हुआ था, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट या फिर इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। अब आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, अगर पूछ ले कि भाई वेंचुराइज कहां पर हो रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज के नाम से है, ठीक है, ये एक चैलेंज है। अब वेंचुराइज जो है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का, या जिसको हम लोग इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 के नाम से जान रहे हैं, उसी का ये एक पार्ट है वेंचुराइज। और ये बेंगलुरु में हुआ था 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में। तो आपको बस यहां पर यह याद रखना है, विनर को यहां मिलने वाला है $1 लाख का प्राइज। ये चीज आपको बस यहां पर समझ में आनी चाहिए कि किसने लॉन्च किया है ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। आपको ऑप्शन में गुजरात भी देगा, आपको ऑप्शन में बोलो यूपी दे देगा, है ना, आपको ऑप्शन में कर्नाटका देगा, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, विश्व लेवल का स्टार्टअप चैलेंज कर्नाटका में हुआ। हो सकता है आपको कंट्री पूछ दे, तो भारत लिखेगा, तो भारत यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, देखिए, अब भरतौल बिकम्स द फर्स्ट विलेज इन यूपी टू प्रोवाइड आरओ वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। हर एक घर में आरओ वाटर की पूर्ति हो रही है। आरओ वाटर, आरओ यानी जो आरओ मशीन होती है, पानी जो साफ प्रोवाइड करता है, आरओ वाटर का पानी हर गांव के हर घर में पहुंच रहा है। तो यूपी का वो गांव कौन सा है दोस्तों, भरतौल गांव है। कौन सा गांव है, भरतौल। नोट कर लीजिएगा, भरतौल इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, भरतौल जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो भरतौल जो है बिकम्स दी फर्स्ट विलेज इन यूपी, पहला विलेज है इन यूपी टू प्रोवाइड दी आरओ वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। एवरी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करने वाला भरतौल जो है वो पहला यहां पर यूपी का गांव हो चुका है। आगे आ जाइए, इंडिया का पहला बायो विलेज कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला बायो विलेज कहां पर है, त्रिपुरा में। गांव का नाम क्या है दोस्तों, नोट करिएगा, गांव का नाम है दासपाड़ा विलेज। क्या नाम है, नोट करिएगा, दासपाड़ा विलेज। ये है दोस्तों गांव का नाम, ये लाई करता है त्रिपुरा में। तो आपसे सवाल सिंपल आएगा कि भैया इंडिया का पहला बायो विलेज कहां पर है, इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज कहां बना हुआ है, तो वो पहला है, तो एग्जाम में आएगा। इंडिया का पहला बायो विलेज कहां पर है, त्रिपुरा। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, गया जी डैम बिहार सीएम इनॉग्रेट्स इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। अब देखो रबर डैम क्या होता है, कभी आपने देखा होगा पानी बह रहा होता है तो उसमें जैसे टायर होते हैं ना, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उस प्रकार का क्या होता है, बड़ा सा रबड़ होता है, ठीक है, उसको लगा देते हैं नदी के अक्रॉस, जिसकी वजह से पानी उस पर रुकने लग जाता है, और फिर उसके बाद जब एक बार पानी ऊपर तक भर जाता है उसके ऊपर से गिरने लगता है। ये इतना स्ट्रांग होता है, इसी को यहां रबर डैम यहां बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो रबर डैम है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम, अभी ये बिहार में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नदी कौन सी है, नदी नोट करिएगा, फाल्गु नदी पे किया गया है, और ये इसका नाम क्या है, गया जी डैम इसका नाम है, गया जी डैम है। 2-3 चीजें आपसे पूछेगा, भारत का सबसे लंबा रबर डैम कहां पर बना है, तो वह आपको पता होना चाहिए बिहार में। डैम किस नदी पे, किस डैम पे बना हुआ है, गया जी डैम पे बना है। कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फाल्गु नदी पे। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको यहां पर याद होने चाहिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट छाता स्कीम। अब ये छाता स्कीम कौन से राज्य ने यहां पर इनॉग्रेट किया है, एक तो आपसे ये पूछेगा। छाता स्कीम इनॉग्रेट किया है किसने, उड़ीसा की सरकार ने। किसने किया है, उड़ीसा की सरकार ने किया है। अब ये काहे के लिए है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है, ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज उसका बढ़ाने के लिए। छाता समझ रहे हैं ना आप, छाता होता है, पानी बरसता है तो छाता ले लेते हैं ताकि हम लोग गीले ना हो। तो बेसिकली यहां पर छाता स्कीम को यहां पर का एम क्या है, टू रिचार्ज उड़ीसा's ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। उड़ीसा के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को यहां पर रिचार्ज कर देना। और स्टेट गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है उसके लिए, देखिए छाता का फुल फॉर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर। तो जो पानी आपके टेरेस पे गिर रहा है, छतों पे गिरता है, उस पानी को एक्विफायर तक ले जाके उसको प्योर करके ड्रिंकिंग वाटर बनाना, ये यहां पर छाता स्कीम का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। कैसे हम लोग वाटर रिसोर्सेज का यहां पर पूरा इस्तेमाल करके हर एक एक बूंद पानी जो है बचाकर लोगों तक पहुंचा पाए, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने यहां पर स्कीम चालू करी है जिसको बोलते हैं छाता स्कीम। छाता का फुल फॉर्म भी आप यहां पर देख पा रहे हैं, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्यूफायर। क्लियर हो गया, ये छाता स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, देखिए गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस, अब देखिए फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। कौन सा राज्य है जिसने पहली
हिंदुस्तान की पहली सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी बनाई है। अब आपको पता है सिनेमा को प्रमोट करने के लिए गुजरात के अंदर की वहां पर बॉलीवुड की पिक्चरें आके बने, है ना, सिनेमा यहां पर सिनेमा को प्रमोट किया जाए, उसके लिए यहां पर गुजरात सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जिसको हम लोग सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी के नाम से बोल रहे हैं, और गुजरात ये करने वाला पहला राज्य दोस्तों बन गया है। ठीक है ना, तो यहां पर नोट करिएगा, गुजरात गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात गवर्नमेंट फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी इन अहमदाबाद। कहां खोली गई है? अहमदाबाद में दोस्तों खोली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, और ये कहां खोली गई दोस्तों? अहमदाबाद में इसको खोला गया है, अहमदाबाद में खोला गया है। आगे आ जाइए, अब देखिए, उत्तर प्रदेश टॉप्स इन 8462 लेक्स डेवलप्ड अंडर मिशन अमृत सरोवर। आपको पता है अमृत सरोवर तरह का एक मिशन चालू किया गया था जिसके तहत हमें अमृत सरोवर बनाने थे, और रामपुर में भारत का, इंडिया का पहला ये अमृत सरोवर बनाया गया था, राइट। और अभी क्या किया गया था अमृत सरोवर मिशन के तहत? यहां पर पहले क्या कर रहे थे, देखिए, यूपी टॉप्स इन द कंट्री विद 8462 लेक्स डेवलप्ड अंडर द मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, तो यहां पर हमें लेक्स को डेवलप करना था, है ना, 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमको लेक्स को डेवलप करना था, और यहां पर यही चीज की गई थी। ठीक है, रिटन विद इन उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी है सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। खैर, आपको यूपी के अंदर इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको यह समझना है कि मिशन अमृत सरोवर के तहत कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लेक्स का यहां कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। बस आपको खाली इतना ही यहां पर याद रखना है। ठीक है ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई कौन से पर्टिकुलर यहां पर मिशन, ध्यान रखिएगा कौन सा यहां पर मिशन है, मिशन अमृत सरोवर की बात हो रही है, कौन सा मिशन है जिसने यहां पर टॉप, मतलब इस मिशन के तहत किस स्टेट ने यहां टॉप किया है नंबर ऑफ लेक्स में, वो है उत्तर प्रदेश। यहां भी देखिए, आप देख सकते हैं फर्स्ट अमृत सरोवर जो बना था वो यूपी के रामपुर में बना था। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था पहला अमृत सरोवर जो बना था वो यूपी के रामपुर में बना था। अब अमृत सरोवर का मतलब ही यही है कि जो लेक्स हैं उनको प्यूरिफाई करके उनका इस्तेमाल करना, ताकि वो आगे हमारे सिटीज के अंदर यूटिलाइज हो सके, और वहां पर हम लोग तरह तरह के, यहां पर देखिए, शॉप्स खोलें, फिर वहां पर लोगों का आना जाना हो जाएगा, इस तरह के रेवेन्यू और स्मार्ट एंटरटेनमेंट का तरीका भी यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर पहला अमृत सरोवर। अब अमृत क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम लोग इस बार 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमृत का, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, तो यहां सरोवर यहां बोल रहे हैं, अमृत सरोवर है ये। तो ऐसे हम लोग वाटर बॉडीज कंस्ट्रक्ट करा के ग्राउंड वाटर रिचार्ज को यहां पर बढ़ावा देना, शहर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब चीजें जो है वो आपका अमृत सरोवर मिशन के तहत यहां पर हो रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे आ जाइए, अब देखिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा भाई, कौन सा वो शहर है यहां पर, कौन, इंदौर टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी। अब भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा होगा जहां पर स्मार्ट एड्रेस चल रहा होगा? स्मार्ट सिटी तो बहुत है अपने, है ना, कितने अनाउंस हुए थे, लेकिन स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेस पूछेगा तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पर इंदौर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर स्मार्ट एड्रेस में कैसे काम चलेगा? जैसे आपको पता है स्मार्ट सिटी में क्या होता है, हर चीज प्लान हो रही है, चाहे वो ड्रेनेज पैटर्न हो, चाहे वो लाइट्स हो, सड़कों का चौड़ा होना हो, जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लग के, हर चीज मतलब ड्रेनेज पैटर्न बहुत गजब का होना हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्मार्ट सिटी यहां पर जो आप देख रहे हैं ये स्मार्ट एड्रेस के साथ, मतलब लोगों का एड्रेस भी जो होगा वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से यहां पर ये काम करने वाला है, और इसका ऐप बनाया गया जिसका नाम रखा गया पता ऐप। क्या नाम रखा गया है? पता ऐप। पता ऐप विल बी एक्सेसिबल टू एवरीवन एट दी बिजनेस में ये एक्सेसिबल यहां पर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर देखिए, न्यू तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स जो है वो यहां बनाया जाएगा BR अंबेडकर जी के नाम के अलोंग। ठीक है ना, मतलब क्या है कि भाई अभी यहां पर जो तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, उसको नाम चेंज करके अब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे हो जाएगा। यही चीज बोला गया था, न्यू तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स टू बी नेम्ड आफ्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपसे सवाल एग्जामिनेशन के अंदर इतना पूछेगा कि भैया तेलंगाना सेक्रेटेरिएट है वो किस हमारे फ्रीडम या फिर किस हमारे फेमस महापुरुष के नाम पे है? गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, तो करेक्ट आंसर BR अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम द न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन हियर आफ्टर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया टू लॉन्च प्री प्रोडक्शन रन
ऑफ इट्स फर्स्ट लिथियम सेल मेकिंग यूनिट इन आंध्र प्रदेश। अब देखो, अभी तक इंडिया क्या करता था, लिथियम की यहां पर इंपोर्ट करता था, आयात करता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लिथियम का यहां पर आयात करता था बहुत सारा, लेकिन हम और क्यों करता था? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास लिथियम नहीं था, है ना, लिथियम का प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब भारत के अंदर लिथियम का प्रोडक्शन करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई है और अभी उसका प्री प्रोडक्शन रन होने जा रहा है। पहले ही बन गई थी, लेकिन अब इसका प्री प्रोडक्शन रन, यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले एक बार एक ट्रायल रन होने जा रहा है। वही बोल रहा है, इंडिया टू लॉन्च प्री प्रोडक्शन रन ऑफ इट्स फर्स्ट। हमारी पहली लिथियम जो सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन अब उसका पहला प्री प्रोडक्शन रन होगा। वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया विल लॉन्च द प्री प्रोडक्शन रन ऑफ इट्स फर्स्ट लिथियम सेल, और ये कहां पर है? तिरुपति में लॉन्च होगा दोस्तों। कहां होगा? तिरुपति में यहां पर लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार से यहां पर ये चीजें चलने वाली हैं। आगे आ जाइए दोस्तों, हम अगले स्तर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का दौलताबाद जो फोर्ट है, महाराष्ट्र का दौलताबाद फोर्ट, उसका नाम बदल के देवगिरी फोर्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, उसका नाम करके क्या रख दिया गया? देवगिरी फोर्ट। बस आपको इतना ही चीज याद रखना है, महाराष्ट्र का जो दौलताबाद फोर्ट है उसका नाम देवगिरी यहां पर कर दिया गया है। नाउ आई थिंक एवरीवन इज वेरी मच अवेयर। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, विल रिस्टोर ओल्ड नेम ऑफ महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट एज देवगिरी। तो ये कहा जा रहा है पहले इसका नाम देवगिरी था, लेकिन मुगल जब इस्लामिक रूल आता है तो उसमें इसका नाम वहां पर दौलताबाद पड़ जाता है। एंड आई थिंक एवरीवन इज अवेयर कि भाई दौलताबाद नाम कहां से आता है, ये सब लोग जानते हैं। यहां पर एज यू कैन सी हियर, मोहम्मद तुगलक के नाम से आता है ना। तो फोर्ट का नाम पहले देवगिरी हुआ करता था, लेकिन उसको मोहम्मद तुगलक ने चेंज करके दौलताबाद कर दिया था। The fort was renamed as दौलताबाद by मोहम्मद तुगलक। ठीक है, 14th सेंचुरी में इसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, however the fort later, बाद में इस फोर्ट को हम लोग कुतुबुद्दीन इस्लाम के नाम से जानने लगे थे और इसी के नाम से क्वाइंस यहां पर बनने लगे थे। बाद में देखिए फोर्ट के अराउंड 14 किलोमीटर अराउंड जो आप देखोगे फ्रॉम औरंगाबाद सिटी इज अ नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट मेंटेन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फोर्ट कहां लोकेटेड है? फोर्ट लोकेटेड है औरंगाबाद शहर से लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस देवगिरी फोर्ट को अब एएसआई यहां पर ऑब्वियसली क्या करता है? मेंटेन करता है। आगे आ जाइए, अब देखिए नीति आयोग जैसा एक बॉडी यहां सेटअप किया जाएगा। कौन सा राज्य है जिसने नीति आयोग जैसा एक बॉडी सेटअप करने की बात करी है? दोस्तों महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नीति आयोग जैसा बॉडी जो है कौन बना रहा है? महाराष्ट्र बना रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपसे खाली यही पूछेगा कि भाई कौन सा राज्य है जो नीति आयोग जैसा बॉडी बना रहा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नोट करिएगा, फुल फॉर्म इसको बोलते हैं मित्रा, और फुल फॉर्म क्या है इसका? महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जा रहा है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इसको दोस्तों बोला जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे आ जाइए, मित्रा यहां देखिए, मित्रा महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्म्स नीति आयोग लाइक बॉडी टू मेक स्टडीड डिसीजंस। अब ऑब्वियसली इसे आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधे आंसर आप मार्क कर सकते हैं महाराष्ट्र। आगे आइए, भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर खुल रहा है? तमिलनाडु में खुल रहा है। कहां खुलेगा? तमिलनाडु। बस इतना याद करना। डुगोंग क्या है? एक तरह का सी काऊ है ये, है ना, क्या बोलते हैं? सी काऊ। ये देखिए डुगोंग कंजर्वेशन, इस तरह का आपको डिगोंग देखने को मिलता है दोस्तों। और यहां इसी के कंजर्वेशन को लेकर यहां, क्योंकि भाई देखो जिस हिसाब से ओशंस के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, तो यहां पर इनके जो जीवन, इनका हैबिटेट है वो खराब हो रहा है, और अब इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए यहां पर एक रिजर्व खोला गया है, और भारत का उसी को बोला जा रहा है फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये तमिलनाडु में यहां पर खोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे आ जाइए, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका है, और यहां पर आप देख रहे हैं इंडिया का पूरा है। इस जगह पे आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट मैप यहां पर आपको दिख रहा है, जो यहां डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है इस जगह पे लाई करने वाला है। आगे आ जाइए, अब देखिए इन अ फर्स्ट, यूपी जो है वो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो पहली ऐसी विधानसभा है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने कहा है कि भाई हम एक पर्टिकुलर डे वुमेन के लिए रखने वाले हैं। वुमेन यहां पर अपने सारे इश्यूज को एड्रेस करेंगी। तो अभी जब यहां पर जब विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था, तो विंटर सेशन में 22 सितंबर को ऐसा दिन रखा गया था जब सारे वुमेन के इश्यूज को लिया गया था। तो यूपी असेंबली देखिए, इन यूपी असेंबली सेट्स असाइड वन डे, एक दिन ऐसा यहां पर चूज करके रखा गया फॉर वुमेन एमएलएज टू स्पीक अबाउट दी वुमेन इश्यूज। वुमेन के इश्यूज को यहां पर रखा गया। 22 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 सितंबर यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर
हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आ जाइए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू स्टार्ट हमार बेटी हमार मान। ये स्कीम पूछ सकता है कि हमार बेटी हमार मान किसने चलाया है, कौन से राज्य ने चलाया है? दोस्तों करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, हम हरियाणा मार्क मत करके आइएगा। जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये स्कीम जो है वो हरियाणा ने चलाई होगी, लेकिन हरियाणा ने इसको नहीं चलाया है। ध्यान रखिएगा, हरियाणा ने इसको नहीं चलाया है, इसको चलाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली काहे के लिए है? वुमेन की सेफ्टी के लिए है। ये किसके लिए है? वुमेन की सेफ्टी के लिए है। इसको भी चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि वुमेन की सेफ्टी के लिए पर्टिकुलर स्कीम यहां पर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने चलाई है। हमार बेटी हमार नाम से ये स्कीम है। आगे आ जाइए। अब देखिए यहां पर आप सांस देख पा रहे हैं। सांस दोस्तों ये वो सांस नहीं है जो आपकी मैडम की मम्मी होंगी, उन सांस की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है आसाम के द्वारा जो एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया गया है, आसाम के द्वारा एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया गया है टू स्टॉप दी नियोनेटल डेथ। अब नियो मतलब क्या होता है? नया, और नेटल मतलब क्या? बच्चे की बात हो रही है। तो जो नव जीव जो एकदम न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनकी डेथ जो हो रही है उसकी डेथ को रोकने के लिए यहां पर आसाम सरकार ने एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है, सांस। अब ये क्या होगा कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात हो रही है ना मूवमेंट के दौरान। मान लो कभी मूवमेंट में है ना कोई अगर महिला, तो बच्चे को लेकर वो बच्चे को वही सांस प्रोवाइड करने के लिए यहां पर ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। ऐसा हम यहां पर पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है? फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द नियोनेटल मॉर्टेलिटी, नियोनेटल डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट बनाया गया, इसको बोलते हैं सांस। द असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज द एयर प्रेशर। अब क्या करने जा रहे हैं वो लोग एयर प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, टू यूज द एयर प्रेशर मशीन डेवलप्ड बाय अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप अक्रॉस इट्स हॉस्पिटल्स। तो बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ने यह मशीन जो बनाई है सांस, उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज यहां पर होने वाली। तो सांस क्या है? सांस एक तरह का पोर्टेबल नियोनेटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, ये है CPAP सिस्टम है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। पॉजिटिव एयर प्रेशर आता रहेगा सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड लाइफ सेविंग ब्रीदिंग सपोर्ट सिस्टम टू दी इन्फेंट्स इन हॉस्पिटल सेटिंग्स एज वेल एज ड्यूरिंग दी ट्रैवल। तो ट्रैवल के दौरान आप कहीं मूव कर रहे हैं तो भी बच्चे को लेकर उस वक्त भी ये सांस का ये इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको लाइफ सेविंग ब्रीदिंग सिस्टम यहाँ प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एक तरह का ये कुछ जैसे आप समझते हैं ना वेंटिलेटर्स एम्बुलेंस में लगा दिए जाते हैं, वैसे यहाँ पर कुछ सांस का डेवलपमेंट किया गया है कि अभी आप मान लीजिए हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम आपको ब्रीदिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो उस सिनारियो में आप यहां पर समझ सकते हैं किस प्रकार से यहां पर ये चीजें चलने वाली हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए CCRS स्पार्क प्रोग्राम क्या है दोस्तों? स्पार्क प्रोग्राम क्या है? देखिए सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्च इन आयुर्वेद। अब देखिए यहां पर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? ये एक्चुअली स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च इन रिसर्च केन फॉर आयुर्वेद, ठीक है। देखिए यहां पर नोट करिए, देखिए CCRAS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये सेंट्रल काउंसिल है फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक जो साइंसेज है CCRAS, इसने यूनिक इनिशिएटिव लिया है काहे के लिए? टू रिसर्च टू सपोर्ट द रिसर्च एफर्ट्स ऑफ ब्राइट यंग माइंड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो भारत के एकदम बहुत ही यंग माइंड्स हैं, ब्राइट माइंड्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बाय डेवलपिंग क्या? बाय डेवलपिंग स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन, ठीक है ना, फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन। ये चीज यहां पर इसको स्पार्क बोला जा रहा है और ये फॉर आयुर्वेद के लिए है, ठीक है ना, आयुर्वेद की है। BMS जो स्टूडेंट्स होते हैं जो BMS की पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आपका MBBS होता है वैसे आपका BMS भी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन आयुर्वेदिक कॉलेज। तो बेसिकली यहां पर आयुर्वेद की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक स्पार्क प्रोग्राम लागू किया गया है। स्पार्क का फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन, ठीक है ना। तो ये आपका स्पार्क प्रोग्राम चालू किया गया है किसके लिए? आयुर्वेदिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये इंपॉर्टेंट है। किसने शुरू किया है? CCRAS ने स्टार्ट किया है, यानी कि सेंट्रल काउंसिल रिसर्च फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज इसका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको 2-3 चीजें यहां याद हो गई होंगी कि भाई प्रोग्राम का नाम क्या है? स्पार्क है, ठीक है ना। किसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए है, ठीक बात है। यहां पर इनोवेटिव आयुर्वेदिक रिसर्च, और किसने चालू किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने इसको चालू किया हुआ है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब यहां पर PM श्री योजना, ये यहां पर किसने शुरू करी है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इसको समझ लेते हैं। PM अनाउंसेस डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 स्कूल्स अक्रॉस कंट्री अंडर PM श्री योजना। अब PM श्री क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये है आपका PM श्री, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स
फॉर रेजिंग इंडिया। ये आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रेजिंग इंडिया। ये है आपका पीएम श्री योजना, ये है आपकी पीएम श्री योजना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने ऑफ कोर्स यहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको अनाउंस किया है। देख सकते हैं कि आप देखिए करंट अफेयर्स 6 सितंबर का, मैंने कहा ना कुछ करंट अफेयर्स आपको बचा हुआ जो है कर सितंबर का वो पढ़ाएंगे और नवंबर का बताएंगे कुछ कुछ, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो रहा है कि पीएम श्री स्कूल्स कैसे होंगे, ये जो आपके अनाउंस किए गए हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, विल हैव अ मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशनल एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ इंपार्टिंग एजुकेशन। एजुकेशन इंपार्ट करने का एक होलिस्टिक मेथड होगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजुकेशन इंपार्ट होगी। मतलब एक अच्छे अच्छे आपको शब्दों से बना चुन चुना के लिख दिया गया, पर आपको पता ही है क्या ही अप्लाई होने वाला होगा। बट एनीवे यहां पर आपको समझना है कि पीएम अनाउंसेस डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा और वो पीएम श्री योजना के तहत किया जाएगा। यानी इन स्कूलों में पढ़ाने का तरीका एक डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट होगा, खाली यहां से नहीं, वो तो जब लागू होगा तब समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो लिखा हुआ है कि भाई मोदी जी ने कहा पीएम श्री स्कूल्स विल बिकम मॉडल स्कूल्स। भैया मॉडल स्कूल हो जाएंगे, हम लोग जो प्राइवेट स्कूल है वो देखते रह जाएंगे, उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें यहां पर करी गई हैं। बट देखते हैं यहां पर कैसा होता है और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से मेल खा रहा होगा। इस तरह की यहां पर ये स्कीम बताई गई है। तो पीएम श्री योजना काहे के लिए है, ध्यान रखिएगा, स्कूल्स के अपग्रेडेशन के लिए है। स्कूल्स रेजिंग इंडिया यहां पर है, बहुत ध्यान रखिएगा। स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया प्रोग्राम है ये। पीएम श्री योजना आपको मेरे यहां पर समझ में आ गया होगा। यहां देखिए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना, और पीएम मोदी गिफ्ट था ये ऑन टीचर्स डे, ठीक है ना, टीचर्स डे पे था। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इसमें होगा क्या, 14,500 स्कूलों को डेवलप किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा। और ये डेवलपमेंट जो होगा वो फुल्ली एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहां पर किया जाने वाला है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू लॉन्च व्हाट, टीबी मुक्त भारत अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर में इसको लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपको पता है टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है ना, ये आपको यहां पता होना चाहिए। टीबी जो है वो हमारे लंग्स को दोस्तों इन्फेक्ट करती है, फेफड़ों को इन्फेक्ट कर देती है। तो अभी यहां पर क्या हुआ है, टीबी मुक्त भारत अभियान वो यहां पर चालू किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान यहां पर चालू किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिया में 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। मैं दोस्तों बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट है टीबी एलिमिनेट करने का विश्व से, वो 2030 का है, लेकिन भारत ने इस टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च कर ये टारगेट 2025 का रख दिया है। तो भारत वे अर्लियर इस टीबी एलिमिनेशन की बात यहां पर कर रहा है। तो देखिए द अभियान एम्स टू एलिमिनेट द ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025। और नीचे आपको देखो लिख मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो दिया है कॉल कि भैया हमको टीबी एंड करना है कंट्री में। ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं एसडीजी, है ना, 2000 टारगेट ऑफ 2030 लेके चल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, ये जो बात हो रही है कि भाई हमें टीबी खत्म करनी है कब, बाय 2025। तो आपको पूछ सकता है कि टीबी का जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है भारत में, वो उसका क्या टारगेट है, कब तक टीबी का एलिमिनेट करने की बात हो रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब 2025 तक की यहां पर टारगेट भारत का हो गया है। तो भाई टीबी, ऐसा सवाल पता कैसे आएगा, सवाल आएगा टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो कब, उसका टारगेट क्या है टीबी एलिमिनेशन का, टीबी को खत्म करने का। दोस्तों 2025 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ देखिए। अब यहां पर क्या हुआ है, निक्षय मित्र बनाया गया है। निक्षय मित्र का मतलब क्या है, ऐसे मित्र जो आपके टीबी को एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। हो सकता है वो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दे, हो सकता है आपको वो मेडिकल हेल्प कर दे, आपकी दवाइयां ले आए, किसी प्रकार का आप अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अंडरगो हो रहे हैं ट्रीटमेंट से, तो आपको उसमें हेल्प कर दें। ये चीज होता है यहां पर निक्षय मित्र इनिशिएटिव का ऑप्शन, ठीक है। मुर्मू ऑल्सो लॉन्च दी निक्षय मित्र इनिशिएटिव, जो एक वाइटल कंपोनेंट है इस कैंपेन का, जिसके तहत क्या होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर डोनर जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं टीबी पेशेंट्स की, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं टीबी का। इनको हम लोग निक्षय मित्र कहा जा रहा है, इन्हीं को हम लोग निक्षय मित्र यहां पर कह रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। टीबी कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए तारास को, ठीक है ना। आगे आ जाइए। अब देखिए यहां पर एक इनिशिएटिव है वेस्ट का मतलब क्या हुआ, वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको बोल रहे हैं वुमेन। और ये जो है ये एक आई स्टेम इनिशिएटिव का पार्ट है। आई स्टेम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एस का मतलब हो गया साइंस, टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, ई का मतलब हो गया इंजीनियरिंग, एम का मतलब क्या हो गया मैथमेटिक्स। तो बेसिकली यहां पर क्या है, आई स्टेम यानी कि इंडियन साइंस। देखिए इज अ न्यू आई स्टेम। आई स्टेम मतलब इंडियन
साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, ये आपका यहां पर होता है। लेकिन बात यहां पर क्या हो रही है, यहां पर जो स्टेम इनिशिएटिव है इसमें क्या क्या चीजों की पढ़ाई हो रही है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। वैसे आई स्टेम का जो फुल फॉर्म है वो यहां पर क्या होता है वो नोट, पहले तो वेस्ट का फुल फॉर्म देख लीजिए, लिखा हुआ है वेस्ट का फुल फॉर्म वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों वही चीज है, यहां देखिए साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ठीक है ना, यहां पर ये बात बोली गई। अब देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, वुमेन वेस्ट अ न्यू आई स्टेम इनिशिएटिव। वेस्ट यानी वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक नया आई स्टेम इनिशिएटिव है। और आई स्टेम मतलब क्या हुआ, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, ठीक है। इनिशिएटिव कॉल्ड वुमेन इन वेस्ट वाज लॉन्च बाय डॉक्टर परविंदर माइनी, इन्होंने लॉन्च किया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 सितंबर को लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स डे के दिन द वेस्ट प्रोग्राम विल केटर टू वुमेन विद अ स्टेम बैकग्राउंड, जिनका स्टेम बैकग्राउंड है। और स्टेम बैकग्राउंड मतलब समझ रहे हैं आप लोग, स्टेम बैकग्राउंड का मतलब यही सब हो गया जिसका साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और इन सब का यहां पर बैकग्राउंड होगा, क्लियर है। तो इस वेस्ट इनिशिएटिव के थ्रू आप देखोगे आई स्टेम जो है वो एक अलग सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पर वुमेन जो इंक्लाइंड है रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज पाने के लिए, फॉर परसुइंग रिसर्च इन बेसिक अप्लाइड और साइंसेज इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उनको यहां पर मदद करी जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, ये आपको दिख रहा है आई स्टेम का फुल फॉर्म। और ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे आई स्टेम इज लॉन्चिंग, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेस्ट प्रोग्राम। तो दोस्तों यहां पर एक आई स्टेम करके इनिशिएटिव है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। यहां पर एम का मतलब मैथ्स नहीं, ध्यान रखिएगा, मैंने अगर यहां मैथ्स बोल दिया तो उसको मैथ्स काट लीजिएगा, गलत है वो, सॉरी फॉर दैट। और यहां मैथ्स मैप का एम का मतलब है फैसिलिटीज मैप, ठीक है। तो आई स्टेम क्या कर रहा है, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसको बोलते हैं वेस्ट प्रोग्राम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वुमेन को इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और इन सब में टेक्नोलॉजी में यहां पर क्या करना, इंक्लाइंड जो वुमेन है उनको हेल्प करना। ये हो गया आपका आई स्टेम। आगे आ जाइए, गवर्नमेंट ने एक सेतु प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया है, सेतु प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका क्या डिटेल है, इसका मतलब सेतु प्रोग्राम का मतलब क्या है, यूएस इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करना इंडियन इन्वेस्टर्स से, ठीक है ना। यूएस इन्वेस्टर्स जो है उनको कनेक्ट करना इंडियन इन्वेस्टर्स, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं, भारत के जो यहां पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यूएस के इन्वेस्टर से कनेक्ट करना। देखिए, एमिंग टू कनेक्ट दी स्टार्टअप्स इन इंडिया, तो जो भारत के स्टार्टअप्स हैं उनको कनेक्ट करना यूएस के इन्वेस्टर्स से, टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स, ये है आपका सेतु प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स विद मेंटरशिप, तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं कंट्री के अंदर, उनको किसी प्रकार का अगर मेंटरशिप चाहिए है ना, उनको कैसे ग्रो करना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि उनकी कंपनी यहां पर स्टार्टअप ग्रो कर जाए, उसके लिए यहां पर ये स्टार्टअप के लिए एक प्रोग्राम चालू किया गया है जिसको सेतु प्रोग्राम कह रहे हैं। और यहां पर इसके तहत इन स्टार्टअप्स के लोगों को कनेक्ट किया जाएगा यूएस के इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि वो उनको एक अच्छा सा मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए किस प्रकार से आपको अपना यहां पर प्लान, ये प्रोग्राम चलाना है, सेतु प्रोग्राम। सो व्हाट इज सेतु, सेतु का फुल फॉर्म देख लीजिए यहां पर, सेतु का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सर सेतु का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, ये आपका सेतु का प्रोग्राम है। इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू हेल्प बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप इन इंडिया टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स, वही चीज है जो आपको मैं यहां पर बता चुका हूं कि कैसे स्टार्टअप्स को यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ यहां पर कनेक्ट करना है। आगे आ जाइए, अब देखिए कैसे यहां कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हाउ दे विल कनेक्ट टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, ऑल इंटरेक्शंस कैन टेक प्लेस थ्रू दी मेंटरशिप पोर्टल। अब इसके लिए एक मेंटरशिप पोर्टल बनाया गया है अंडर दी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसको बोल रहे हैं मार्ग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। तो भाई कैसे यहां पर जो हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स हैं वो कैसे यूएस बेस्ड इन्वेस्टर से कनेक्ट करेंगे, ये लोग कनेक्ट करने वाले हैं दोस्तों एक पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू, और उस पोर्टल का नाम रखा गया है मार्ग पोर्टल। क्या रखा गया है, मार्ग पोर्टल, इसका नाम यहां पर रखा गया है। ये एक तरह का सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है, फाइंडर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। तो आप समझ पाएंगे किस प्रकार से यहां पर दोनों लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं, देखिए यहां पर समझ में आएगा क्या होने वाला है, देखिए यहां पर समझ में आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर यहां पर और समझ लेते हैं किस प्रकार की चीजें यहां पर चल रही हैं। अब देखो यहां लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लॉन्च कर चुके हैं रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि भाई किस प्रकार से हम लोग यहां पर स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 1 to 5 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग रामकृष्ण मिशन प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लॉन्च कर रहे
हैं रामाकृष्ण मिशन, और ये अवेकनिंग प्रोग्राम है। और काहे के लिए, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी यहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर ये मिशन लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशन का नाम क्या है? रामाकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम, ये यहां पर मिशन है। और कौन से क्लास के लिए है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 1 to 5। दोस्तों इस पे सवाल आएगा और ऐसे लिख के आएगा, इन कॉन्टेक्स्ट टू दी रामाकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन होगा कि भैया ये जो प्रोग्राम है इसको ये इट इज केटरिंग दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8, या फिर इट इज केटरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ग्रेजुएशन, या फिर 9 to 12। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 to 5 के लिए, ध्यान रखिएगा 1 to 5 के लिए है। और यहां पर जो आपका मिशन है वो फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद के उस पर चलने वाला है, ये करेक्ट है। आपको बोलेगा रामाकृष्ण मिशन में आपको लिख देगा इट इज केटरिंग टू द फिलॉसफी ऑफ दयानंद सरस्वती, इस तरह का स्टेटमेंट लिख देगा, वो भी गलत हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद है, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद, क्लियर है। और फिर यहां स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट क्लास 1 to 5 के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। और धर्मेंद्र प्रधान यहां पर इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है, जो आपको यहां पर समझ लेना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस स्केल इनिशिएटिव, स्केल ऐप लॉन्च किया है। अब दोस्तों स्केल ऐप जो लॉन्च किया है वो लेदर इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए किया गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है स्केल, और ये स्केल ऐप के लिए स्किल डेवलपमेंट इन लेदर सेक्टर, लेदर सेक्टर के लिए, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट करना है किसमें? लेदर सेक्टर में करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट इन लेदर सेक्टर के लिए यहां पर स्केल ऐप को लॉन्च किया गया है, स्केल ऐप को लॉन्च किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, आगे देखिए, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी इनॉग्रेट्स कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं वी केयर इनिशिएटिव, वी केयर इनिशिएटिव। और ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों, इसको कहां, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज इनिशिएटिव है एट एन इवेंट, एक इवेंट हो रहा था कहां पर? कर्तव्य पथ पे। अब कर्तव्य पथ आपको पता है, जिसको पहले राजपथ कहते थे, कर्तव्य पथ कह रहे हैं, वहां पर इंडिया गेट पे हुआ था, इसको बोलते हैं सेवा दिवस, ठीक है, विच इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू मार्क दी 72nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोदी जी। तो मोदी जी का जन्मदिन था, ठीक है, और मोदी जी के जन्मदिन, जो मोदी जी का 72nd जन्मदिन था, ध्यान रखिएगा 72nd बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में यहां पर मनाया गया था। और इस सेवा दिवस के इवेंट पे वी केयर इनिशिएटिव यहां लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो सक्सेना जी इनॉग्रेटेड दी वी केयर इनिशिएटिव एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट कर्तव्य पथ एट इंडिया गेट ऑन द ओकेजन ऑफ सेवा दिवस। तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेट किया कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव स्प्रेडिंग अवेयरनेस। बात समझ में आ गया? तो बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग है, मतलब कैसे हम लोग सोसाइटी के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, पुलिसिंग बनी रखेगी, मतलब पुलिस रहेगी तो चीजें कैसे रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, इसलिए इसको वी केयर इनिशिएटिव बोला जा रहा है। इस प्रकार का इनिशिएटिव है कि लोगों की केयर करने के लिए, लोगों की देखभाल करने के लिए। आगे आ जाइए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द यूनेस्को पीस प्राइज। 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है दोस्तों? एंजेला मर्केल को दिया गया है। ये आपकी पहले फॉर्मर जो है जर्मन चांसलर रह चुकी हैं, ठीक है, इनको यहां प्रोवाइड किया गया है। सिंगापुर का पडांग जो है हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल मॉन्यूमेंट। अब सिंगापुर के पडांग को यहां पर देखो, पडांग कहां पर है? सिंगापुर में है। अब सिंगापुर के पडांग को एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया। दोस्तों सिंगापुर का ये 75वां नेशनल मॉन्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा। 75th आपका ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, किसका? ये आपका नेशनल मॉन्यूमेंट है सिंगापुर का। और ये किसको लेकर डिवोट किया गया है? इंडियन फ्रीडम फाइटर, वो किया गया है सुभाष चंद्र बोस को लेकर। यहां से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, उसी को लेकर यहां पर इसके लिए डिक्लेयर कर दिया गया है, और इनको इनके नाम पे उस जगह को नाम रख दिया गया है। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे आ जाइए, खयाम सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? खयाम सैटेलाइट लॉन्च करा गया है, किस कंट्री को बिलोंग करता है दोस्तों? ये बिलोंग करता है आपका ईरान को, ध्यान रखिएगा, ईरान को। अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये बिलोंग करता है ईरान को, लेकिन इसको कजाकिस्तान के बेस से लॉन्च किया गया है, और रशियन यहां पर रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, खयाम सैटेलाइट ये ईरान को बिलोंग कर रहा है, सी इसका यहां पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे आ जाइए, एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को अनवील किया है, यह बता दीजिए। एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कहां पर किया हुआ है। एस जयशंकर हैज अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पर सिटीज। अब आप देखिए यहां पर कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो यूरुग्वे और पैराग्वे में यहां पर जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। यही चीज आपको नहा नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है। ये हुआ है पैराग्वे में। दोस्तों कहां पर किया गया है, पैराग्वे में किया गया, नोट कर लीजिए, डी पैराग्वे इज द करेक्ट आंसर। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा कहां पर अनवील करी गई, पैराग्वे में करी गई। यूरुग्वे से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। अच्छा दूसरी बात, मेडागास्कर में पिछले साल कुछ और हुआ था, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आ जाइए। Which of the following country has introduced world's first, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन। भाई देखिए, नॉट इंडिया, सॉरी, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कौन यहां पर चला रहा है, किसने इंट्रोड्यूस करा है, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किसने इंट्रोड्यूस किया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी ने पहला यहां पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो चलाई हुई है। आगे आ जाइए। द कमेमोरेटिव पोर्टल स्टैम्प, अब जो कमेमोरेटिव पोर्टल स्टैम्प है वॉज रिलीज्ड ऑन तिरंगा उत्सव। अब देखो तिरंगा उत्सव तो आपको पता है, इस बार हम लोग ने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यहां पर ऑब्जर्व किया है ना, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने मनाया है। अब 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात जो है आपको ध्यान ये रखना है कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने क्या मनाया हुआ है, हमने यहां पर मनाया है आजादी का अमृत महोत्सव। हमने आजादी का अमृत महोत्सव यहां पर मनाया है दोस्तों। अब आजादी के अमृत महोत्सव में क्या हुआ, आप बहुत सारे झंडे देखे, हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया गया था, है ना। अब ये तिरंगा जो है वो किसने बनाया था, किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने यहां बनाया था। दो नोट कर लीजिए, आजादी का अमृत महोत्सव यहां पर हुआ था, 75 ऑफ इंडिपेंडेंस हुए थे, तो हमारा हर घर तिरंगा कैंपेन भी चला था। अगर आपको याद है दोस्तों, हर घर तिरंगा कैंपेन यहां पर चला था, हर घर तिरंगा कैंपेन आपको यहां पर चला था, यह याद होना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पिंगली वेंकैया ने यहां डिजाइन किया था, इसलिए उनके ऊपर यहां पर ये पोर्टल स्टैंप यहां पर बनाया गया है। आगे आ जाइए। 17 प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां पर होने वाला है, ये इंदौर में होने वाला। आपको पता है गांधी जी अफ्रीका से लौट के इंडिया आए थे। आगे आ जाइए। Which of the following has been declared to be the best aspirational district in India? कौन सा सबसे बेस्ट आकांक्षी जिला है भारत में, वो है हरिद्वार। दोस्तों अभी इसको यहां पर नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है, अभी इसको यहां पर दोस्तों नीति आयोग ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल कहां पर बना है दोस्तों, उसको गुजरात में बनाया गया। कहां, गुजरात में। दोस्तों गुजरात में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है, भुज में इसको बनाया गया। और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है स्मृति। क्या रखा गया है, स्मृति वन इसका नाम रखा गया है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा गया है, स्मृति वन इसका नाम रखा गया। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, गुजरात है, गुजरात में क्या आपने बताया, गुजरात में इसका नाम क्या रखा गया, स्मृति वन, और स्मृति वन इसका नाम है। और इसको कहां पर बनाया गया है, गुजरात के भुज में बनाया गया। कहां पर, गुजरात के भुज में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टू डेवलप संस्कृत ग्राम। भाई कौन सा यहां पर है डिस्ट्रिक्ट जो संस्कृत ग्राम बना रहा है सारे डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे जिलों में, अपने सारे जिलों में आपको कौन सा यहां पर राज्य है जो संस्कृत ग्राम बना रहा है, ये आपको यहां पर याद पूछ सकता है, ठीक है ना। संस्कृत ग्राम यहां पर कहां बन रहा है, यह आपसे पूछा जा सकता है। और उत्तराखंड क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में हर जिले में बनने वाला है संस्कृत ग्राम। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के हर जिले में बनने वाला है संस्कृत ग्राम। क्लियर हो गया। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्लेस इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप यहां पर कंडक्ट किया गया है। इंडिया का पहला, देखिएगा, इंडिया का फर्स्ट है और फ्लोटिंग है, तैरने वाला, क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहां कंडक्ट किया गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया गया दोस्तों। इसको किया गया है इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक द्वारा। IPPB जो होता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके थ्रू यहां पर किया गया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यहां पर थ्रू किया गया है, ठीक है। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी अप्रिशिएट्स IPPB फॉर कंडक्टिंग इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन डल लेक। और डल लेक में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। यहां पर भी आप हिंदी वाला न्यूज देख सकते हैं और IPPB का ये आपको लोगो दिख रहा है, आपका बैंक आपका द्वार, इसका यहां पर टैग लाइन है, ठीक है ना। कोई अगर बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, बैंक एग्जाम की, तो इसके लिए IPPB का ये जो टैग लाइन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। IPPB ने लगाया देश का पहला
पानी में तैरता कैंप, और ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया खास पहल है। वुमेन के लिए, वुमेन को बढ़ावा देने के लिए, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए यहां पर ये IPPB के द्वारा डल लेक के अंदर जम्मू कश्मीर में ये फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया गया, और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा कैंप था। आगे आ जाइए, देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए ये आपको IPP पोस्ट ऑफिस का आपको फोटो दिख रहा है, और यहां पर सब बैनर लगे हुए हैं, और ये इन पर्टिकुलर ये देख रहे ना आप, ये काउंटर्स हैं एक्चुअली। जैसे कि हम लोग SBI बैंक में जाएंगे तो हमें काउंटर सारे रखे हुए मिलते हैं, ये काउंटर्स हैं। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो यही इस काउंटर पे कोई काम होगा, इस काउंटर पे कोई काम होगा, यहां, तो ये इसलिए फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इसको बोला जा रहा है। वेयर हैज अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इंडिया लार्जेस्ट विंड। भाई इंडिया का लार्जेस्ट विंड जो है वो कहां पर ये शुरू किया है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज इंस्टॉल्ड इंडिया लार्जेस्ट विंड टर्बाइन टॉलर देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और वो कहां किया हुआ है, इंस्टॉल्ड एट मुंद्रा इन गुजरात, गुजरात के मुंद्रा में यहां पर इंस्टॉल किया गया। तो आपसे ऑप्शन पूछेगा तो ए करेक्ट आंसर हो गया इसका दोस्तों, मुंद्रा में इसको यहां पर बनाया गया है। कहां बनाया गया, मुंद्रा में बनाया गया, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पर आर्टिकल दिख रहा है आपको, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, अडानी की कंपनी रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा पवन टर्बाइन, इतने घरों को मिलेगी लाइट। ऑफकोर्स यहां पर बहुत सारे घरों को यहां पर लाइट पहुंचाने की बात यहां करी जा रही है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज दी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, किस मंत्रालय के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यहां पर जारी किया गया है दोस्तों, ये किया गया है एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब कहेगा परफॉर्मेंस होगा जो स्कूल्स हैं, ठीक है ना, किस राज्य में किस तरह की पढ़ाई हो रही है उसको लेकर यहां पर स्कूल्स को यहां ग्रेड किया जाएगा, ग्रेडिंग करी जाएगी। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहां पर जारी करी हुई है। बात समझ में आ गया, एजुकेशन मिनिस्टर रिलीजेस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज, एंड लेट मी टेल यू, लद्दाख का यहां पर बहुत बढ़िया उछाल हुआ है, 8th पोजीशन से सीधे 4th लेवल पे, 8th लेवल से सीधे 4th लेवल पे आ गया है लद्दाख। बहुत बढ़िया यहां पर लद्दाख ने परफॉर्मेंस किया है। ये देखिए शिक्षा मंत्री ने जारी किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, और यहां देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की बात करें अगर हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हिल्स लद्दाख की यहां बहुत तारीफ हुई है, क्योंकि लद्दाख पहले लेवल 8 पे था और अब वो लेवल 4 पे यहां पर पहुंच चुका है। एक्चुअली लेवल 8 लेवल 4 कैसे है कि आपकी जो ग्रेडिंग है उसमें कई सारी कैटेगरी होती है, कोई अगर इतने पॉइंट्स के साथ अगर उसको इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 800 पॉइंट्स के ऊपर है, 850 पॉइंट्स के ऊपर है ना, या 900 पॉइंट्स के ऊपर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको लेवल 1 में काउंट करेंगे, है ना, ऐसे काउंट करेंगे। इस तरह की बातें यहां पर होती हैं। तो ऐसे करते करते लद्दाख जो है वो लेवल 8 पे था, लेकिन अभी लद्दाख में इतना अच्छा यहां काम हुआ है एजुकेशन को लेकर कि उसकी ग्रेडिंग जो है वो लेवल 8 से लेकर 4 पहुंच गई है। इसलिए चर्चा जो है इलाहाबाद की बहुत ज्यादा, इलाहाबाद कह रहा हूं, लद्दाख की बहुत ज्यादा हुई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इन मेमोरी ऑफ विच ऑपरेशन, किस ऑपरेशन की मेमोरी में जोजिला डे, in memory of which operation Jozilla Day was celebrated at the Jozilla War Memorial। जॉजिला वॉर मेमोरियल किस ऑपरेशन को उसमें किया गया था, ऑपरेशन बाइसन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन बाइसन 1948 में लॉन्च किया गया था, विच वाज लॉन्च्ड ऑन द आइसी हाइट्स ऑफ जोजिला पास द गेटवे ऑफ लद्दाख। अब जोजिला पास पे यहां पर ये हरकतें हुई थी पाकिस्तान की तरफ से कि उस पर अटैक किया गया था, उसको कैप्चर करने की बात करी आई थी, जोजिला पास को हम कैप्चर कर लें, लेकिन उसी को भारत की आर्मी ने उसको पीछे खदेड़ दिया और यही हमारा ऑपरेशन बाइसन के नाम से जाना गया। जोजिला डे वाज कमेमोरेटेड एट जोजिला वॉर मेमोरियल नियर द्रास पास है टू सेलिब्रेट, 1 नवंबर को होता है, टू सेलिब्रेट द गैलेंट एक्शन बाय इंडियन ट्रूप्स इन ऑपरेशन बाइसन विच वाज लॉन्च्ड, यहां पर हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो जिस प्रकार से यहां पर हमारे ट्रूप्स ने यहां क्या किया था, फायरी एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने यहां पर पाकिस्तान के इंट्रूडर्स को पीछे घसीट दिया था और जोजिला पास को अपने अंदर रखा था, इसलिए यहां पर क्या होता है, जोजिला डे कमेमोरेट किया जाता है एट जोजिला वॉर मेमोरियल। और ये जोजिला वॉर मेमोरियल है कहां, द्रास के पास है, और इंडियन ट्रूप्स ने जो एक्शन किया था ऑपरेशन बाइसन में 1948 उसको यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आ जाइए, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर कुछ आपको मिलेगा जोजिला पास, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर, और यहीं पर कब्जा करने की बात करी जा रही थी और यहां से ही पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया था। आगे आ जाइए, अब देखिए ये पहला यहां पर ऑपरेशन था, ये पहली ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसमें टैंक्स का यूज किया गया था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किया गया था, पहली बार इतनी ऊंचाइयों पर टैंकों का इस्तेमाल किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लद्दाख पर कब्जा करने के लिए अभियान में 1948 में पाकिस्तान के समर्थित आक्रमणियों द्वारा जोजिला को जब्त कर लिया गया था, और उसी से भारत ने जब पीछे भगाया उनको तो उसको ऑपरेशन बाइसन यहां पर चलाया गया था। क्लियर है।
आगे आ जाइए। विच स्टेट इज टू गेट इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्टर्न फिश म्यूजियम कहां खोला जाएगा? दोस्तों करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए ये पहला नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट फिश म्यूजियम खुल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट फिश म्यूजियम कहां खुल रहा है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में खुल रहा है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट फिश म्यूजियम खुल रहा है। इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क कहां खुल रहा है ऐसे पूछेगा तो वो खुल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, नोट कर लीजिए कहां खुल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में खुल रहा है दोस्तों, उसको आप लोग मार्क कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडिया का फर्स्ट एक्वा पार्क जो है वो कहां खुल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों खुल रहा है। आगे आ जाइए नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, कौन सा क्रॉप का वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं पूसा नरेंद्र काला नमक, ठीक है, ये किस पर्टिकुलर फसल का वैरायटी है दोस्तों? ये वैरायटी है चावल का। किसका वैरायटी है? चावल का वैरायटी है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग पूसा नरेंद्र काला नमक बोलते हैं। किस फसल की किस फसल की किस्म को पूसा नरेंद्र काला नमक के नाम से यहां पर जाना जा रहा है, जिसका हाल ही में यहां टेस्टिंग करी गई है, परीक्षण किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस, ठीक है ना। ये देखिए काला नमक, ये बुद्धा गिफ्ट टू पीपल इज नाउ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। IARI ने काला नमक चावल को दी नई किस्मों की विकसित। तो बेसिकली ये चावल की एक नई प्रजाति, नई एक वैरायटी है, प्रजाति नहीं नई वैरायटी है, ठीक है, जिसको हम लोग काला नमक बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, एक्चुअली दैट डजंट मेक सेंस कि आपको सुनाऊं। यहाँ लॉर्ड बुद्ध के ऊपर स्टोरी है। जब वहां वो जाते हैं तो है ना लॉर्ड बुद्ध, तो उनको वो लोगों को चावल दान कर देते हैं, है ना, और वही वैरायटी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। बुद्धास गिफ्ट टू द पीपल बोला गया है इसी को, ठीक है ना। काला नमक को बुद्धास गिफ्ट पीपल कहा जाता है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कहां पर लॉन्च हुई है? ए स्विट्जरलैंड दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये आर्टिकल भी देखिए लगा हुआ है, स्विट्जरलैंड होम टू वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन विद 100 कोचेस, विद 100 कोचेस। तो स्विट्जरलैंड इज नाउ होम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, 100 कोच लगे हुए हैं इसमें, और यहां पर ये स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड में जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रेन चल गई है। यहां पर देखिए जी न्यूज का आर्टिकल है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेन, स्विट्जरलैंड ने क्यों बनाई दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन। अब क्यों में तो जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये समझना चाहिए कि स्विट्जरलैंड यहां पर लॉन्गेस्ट ट्रेन यहां पर बना चुका है। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल मॉन्यूमेंट बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी इन राजस्थान। राजस्थान में किसको नेशनल मॉन्यूमेंट बोला गया दोस्तों? मोढेरा को बोला गया। किसको बोला गया है? सॉरी, जिसको क्या बोला? मानगढ़ धाम को बोला गया। मोढेरा तो अलग चीज है, अभी आएगा। मानगढ़ धाम को यहां पर बोला गया कि ये अब नेशनल मॉन्यूमेंट यहां पर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर पीएम डिक्लेयर राजस्थान मानगढ़ धाम नेशनल मॉन्यूमेंट, ठीक है ना, ये बोला गया है। और देखिए यहां पर भी इंडिया टीवी का आर्टिकल है, राजस्थान पीएम मोदी इन मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, आदिवासियों को दी श्रद्धांजलि, कही बात। अब खैर उसका मतलब नहीं है, लेकिन मानगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रोल होता है, क्योंकि यहां पर भिल कम्युनिटी बहुत रिसाइड करती है ना। कभी पूछ लिया मानगढ़ में कौन सी कम्युनिटी मिलेगी आपको, या कभी इस तरह से आ गया राजस्थान में कौन सी भिल कम्युनिटी कहां मिलती है, तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंस यहां पर भिल कम्युनिटी रखती है मानगढ़ के अंदर, ठीक है ना। वैसे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई मानगढ़ होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर भिल कम्युनिटी, लेकिन अदर ट्राइब्स भी मिलती है, लेकिन भिल कम्युनिटी के लिए मानगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। SpaceX Falcon Heavy Rocket वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्चेस आफ्टर 3 ईयर हाइटस। हाइटस का मतलब होता है कि एक तरह का ब्रेक, है ना, एक तरह का ब्रेक। तो भाई कोविड चल रहा था, सबको पता है, कोविड में कोई लॉन्चिंग हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी यहाँ SpaceX जो है, SpaceX का कंपनी आपको पता है, SpaceX इज द नेम ऑफ द कंपनी, है ना, एलॉन मस्क इसके मालिक हैं, ऑब्वियसली सबको पता है। और इनका यहाँ पर SpaceX का एक रॉकेट है, इसको बोलते हैं फाल्कन रॉकेट, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर एक ये जो रॉकेट है इसका नाम फाल्कन नहीं है, अब आपने फाल्कन 9 का नाम सुना होगा, लेकिन SpaceX का एक नया रॉकेट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फाल्कन हैवी रॉकेट। ये नाम ही इसका फाल्कन हैवी रॉकेट है। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट हो गया है, और इसको लॉन्च किया गया है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है, ध्यान रखिएगा। SpaceX का ये 2022 का 50वां लॉन्च है। दो चीज जरा, 2022 में ही 50वां लॉन्च SpaceX ने कर दिया है, और इस प्रेजेंट स्पेस पे जो लॉन्चिंग हो रही है उसके हिसाब से देखा गया कि हर 6वें दिन ऑलमोस्ट यहाँ SpaceX एक लॉन्च करता है, ठीक है ना। SpaceX जो है स्पेस कंपनी हर 6वें दिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एक स्पेस लॉन्च कर रही है। क्लियर है? आगे बढ़िए, यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, चाइनाज होम ग्रोन बाइडू सैटेलाइट सिस्टम आइज ग्लोबल फुटप्रिंट। अब देखिए, चाइना का जो होम ग्रोन बाइडू सैटेलाइट है, बाइडू सैटेलाइट, आपसे पूछ सकता है भाई बाइडू सैटेलाइट किस
स्टेट के द्वारा बनाया, किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है बायडू सैटेलाइट, किस कंट्री का है? तो दोस्तों चाइना का है। ये किसका है? चाइना का है। और ये बायडू का ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? आईज ग्लोबल फुटप्रिंट। देखो ये जो है ये होम ग्रोन है, इंडिविजुअली डेवलप्ड, ये बायडू सैटेलाइट इंडिविजुअली डेवलप्ड है और ये चाइना का। बस आपसे ही पूछेगा किस कंट्री का बायडू सैटेलाइट? चाइना। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा यहां पब्लिश करी गई है? दोस्तों इसको किया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा इसको यहां पर पब्लिश किया गया है। ये देखिए यहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का लोगो लगा हुआ है और लिखा हुआ है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। ठीक है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 रेजेस अलार्म ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अलार्मिंग यहां करी गई है। बट आपसे जो पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, वो यहां पर यही पूछा जाएगा, वो यही पूछा जाएगा कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है किसने छापी है? वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यहां पर छापी हुई है। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए नेक्स्ट। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले, आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी हु रिसेंटली डाइड बिलोंग टू विच स्टेट? अब देखिए यहां पर किसको बिलोंग करते थे? हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते थे। दोस्तों कुछ 104 साल के शायद ये थे और कुछ दिन पहले ही ये अपना पोलिंग करके आए थे हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए। ठीक है, जिसका आपको पता है कि अभी रिसेंटली रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट फर्स्ट वोटर, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर जो हैं श्याम शरण नेगी, ये इनकी डेथ हो गई है। ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट वोटर हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के, सॉरी नॉट ओल्डेस्ट, इंडिया के फर्स्ट वोटर है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो आपसे नाम ही पूछ ले कि भैया इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर का नाम क्या है जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई? श्याम शरण नेगी इनका यहां पर करेक्ट नाम हो जाएगा। और ये किस राज्य में दिया है वोट? हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, पासेस अवे इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी पासेस अवे इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन 2 दिन पहले डाला था यहां पर वोट। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए आगे आ जाइए। 105 साल के थे, मैं 4 बोल रहा हूं, हु वाज 105 साल के थे ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल गेट वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक? वर्ल्ड की पहली, भारत की पहली वैदिक क्लॉक कहां पर लगाई जा रही है? दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई जा रही है। कहां लगाई जा रही है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में यहां पर लगाई जा रही है। नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसको यहां पर लगाया जा रहा है। दोस्तों अब यहां पर ये वैदिक क्लॉक है दोस्तों, इसमें ना इसको स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, इन सबसे कनेक्ट किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली यहां पर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक है, ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली वैदिक क्लॉक है। इसको उज्जैन, महाकाल की शहर, महाकाल की सिटी उज्जैन में इसको लगाया जा रहा है। आगे आ जाइए, देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है उज्जैन में विश्व की पहली ऐसी घड़ी, चैत्र प्रतिपदा पर उज्जैन के टावर पर लगेगी वैदिक घड़ी, सूर्योदय से होगी समय की गणना। ये देखिए यहां पर देखिए एएनआई का आर्टिकल है, वैदिक क्लॉक टू बी इंस्टॉल्ड इन उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश, मिनिस्टर मोहन यादव लेस फाउंडेशन स्टोन यहां पर रखा गया है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन उज्जैन, द सिटी ऑफ लॉर्ड महाकाल। बात समझ में आ गया? सिंपल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। आगे देखिए 17 प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो हो गया मेरे ख्याल से, इंदौर में होगा, बता चुका हूं इसके बारे में आपको। आगे देखिए गुआना के प्रेसिडेंट, अब इंपॉर्टेंट क्यों है यहां पर? क्योंकि गुआना के प्रेसिडेंट जो है वो इसमें चीफ गेस्ट होने वाले हैं इस बार। ठीक है ना, इसलिए मैंने सवाल दोबारा आपको दिया है शायद। तो गुआना के जो प्रेसिडेंट हैं टू बी द चीफ गेस्ट एट दी 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर। ठीक है ना, गुआना के प्रेसिडेंट टू बी द चीफ गेस्ट होंगे और वो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो हो रहा है इंदौर में, उसमें यहाँ चीफ गेस्ट है। तो आपको नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गुआना के प्रेसिडेंट का आप फेस देख पा रहे हैं। किसको यहाँ पर नया FIH का प्रेसिडेंट बनाया गया है? फुटबॉल जो आपका FIH है, किसको बनाया गया दोस्तों? नरेंद्र बत्रा, मनप्रीत सिंह, पॉल लॉटे या तैयब इकराम। नोट कर लीजिएगा, डी तैयब इकराम करेक्ट आंसर है। यहां पर फेडरेशन ऑफ, यहां पर इंटरनेशनल हॉकी की बात हो रही है, तैयब इकराम को यहां पर बनाया गया है। ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां लिखा हुआ है, एशियन हॉकी फेडरेशन के जो CEO थे तैयब इकराम, अब उनको इलेक्ट कर लिया गया है इंडिया का नया फेडरेशन हॉकी प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो होता है उसका प्रेसिडेंट यहां पर बना दिया गया तैयब इकराम। अब यहां पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के यहां पर प्रेसिडेंट अध्यक्ष बन चुके हैं। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए। When will be the Saif Ahmed was acting president of FIH following Batra's resignation from the top post after दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड हिम टू स्टॉप फंक्शनिंग एज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चीफ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर FIH, यहाँ पर इंडियन फेडरेशन हॉकी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ देखिए अभी तक ये एशियन हॉकी फेडरेशन के यहाँ पर ये चीफ थे, CEO थे तैयब इकराम, उनको इलेक्ट कर लिया गया FIH प्रेसिडेंट। ठीक है ना, FIH प्रेसिडेंट आपकी इंडिया के यहाँ पर हॉकी टीम हॉकी का हो गया है। विच विल बी द जनजातीय गौरव दिवस? जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाएगा, बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है।
ठीक है, बिरसा मुंडा, जो मुंडा रेबेलियन किया था इन्होंने किया था। और बिरसा मुंडा का रेबेलियन, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को, हैप्पी बर्थडे को यहाँ पर क्या मनाया जा रहा है, बिरसा मुंडा के हैप्पी बर्थडे को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है एज जनजातीय गौरव दिवस, एज जनजातीय गौरव दिवस। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पर आपको दिख सकता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस इन अ ग्रैंड मैनर। और ये क्यों किया जा रहा है? ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी है, इस वजह से यहाँ पर किया जा रहा है। 15 नवंबर उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जनजातीय गौरव दिवस स्कूलों एवं कॉलेजों में 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शिक्षा मंत्रालय की घोषणा यहाँ पर आई है, ठीक है ना। तो शिक्षा मंत्रालय की घोषणा यहाँ पर है कि 15 नवंबर को स्कूलों में कॉलेजों में हम लोग जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पर मनाएंगे। आगे आ जाइए, व्हेन डिड राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 हेल्ड। अब यहाँ राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कहां पर हुआ? मेघालय में हुआ। नोट कर लीजिएगा, मेघालय में हुआ। दोस्तों बी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है? राइजिंग सन वाटर फेस्ट। अब देखो यहाँ पर एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। ये वाटर स्पोर्ट्स 3 दिन का 3 डे वाटर स्पोर्ट्स है ये। क्लियर है? ये 3 दिनों का 3 डे का इंपॉर्टेंट सोचिए, समझ लीजिएगा, मतलब इसको इंपॉर्टेंट का समझ लीजिए कि हाँ भाई ये हुआ है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या है, ये कहाँ हुआ है? ये मेघालय में हुआ है, मेघालय में हुआ है उमियाम लेक। तो आपसे उमियाम लेक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया उमियाम लेक अभी रिसेंटली न्यूज में था, है ना। उमियाम लेक वो किस स्टेट में लाई करता है? उमियाम लेक किस स्टेट में लाई करता है? दोस्तों ये लाई करता है मेघालय में, ठीक है। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि उमियाम लेक में अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी किसकी? राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 की। राइजिंग सन वाटर फेस्ट जैसे वाटर फेस्टिवल है यहाँ में, यानी स्पोर्ट्स की बात हो रही है, वाटर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पर होता है। वैसे देखिए दोस्तों ये आपका एक स्टेट न्यूज है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स की पार्ट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि रोइंग हो गया, सेलिंग हो गया, इस तरह के स्पोर्ट्स को यहाँ बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये राइजिंग सन वाटर फेस्ट होता है। 134th बर्थ एनिवर्सरी जो है किसकी? ऑफ सीवी रमन है। रिकॉग्नाइज कब रिकॉग्नाइज करी जाती है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 नवंबर, ठीक है ना। 7 नवंबर ये हमारे फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर भी थे और 7 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। सीवी रमन 134th बर्थडे, रिमेंबरिंग हिम एज इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट। नोबेल प्राइज विनिंग, पहले भारत में कभी कोई पहली बार नोबेल प्राइज जीता था कोई, ठीक है, तो वो कौन जीता था? वो जीते थे सीवी रमन, ठीक है ना। सीवी रमन देखिए यहाँ लिखा हुआ है 134th बर्थडे, भारत के गौरव है सीवी रमन, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित पहले भारतीय यहां पर ये थे। बात समझ आ रहा है? रमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था, सबको ये बात पता ही है, रमन इफेक्ट। तो उसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों 7 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। 7 नवंबर दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर लॉन्च द बुकलेट, किसने यहां बुकलेट लॉन्च करी है? एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर रूरल डेवलपमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर लॉन्च्ड द बुकलेट, क्या बुकलेट का नाम है? एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देखिए यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से किस मंत्री ने इस पर्टिकुलर नामक पुस्तिका को, यहां पर निकला है हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह या अर्जुन मुंडा। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, गिरिराज सिंह यहां करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह अनवील्स अ बुकलेट, और बुकलेट का नाम क्या है? एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहां पर रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, किस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट होगा उसको यहां पर बताने के लिए यहां पर गिरिराज सिंह जी ने यहां पर ये बुकलेट का इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। गिरिराज सिंह यहां पर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट, व्हाट व्हेन इज द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है? दोस्तों ये आपका होता है एवरी ईयर, आप देखेंगे 7 नवंबर को होता है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा 7 नवंबर को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि भैया दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 नवंबर, और इसका थीम क्या है? टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर। क्या इसका थीम आ रहा है? टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर, टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर, वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर, ये आपका यहां पर इसका थीम हो जाएगा, ठीक है ना। वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर, नोट कर लिया जाए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब हो रहा है? ये आपका 7 नवंबर को हो रहा है, नोट कर लीजिए, 7 नवंबर को आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मन रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। विन विच स्टेट डिड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, किस स्टेट में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई है? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन की जरूरत थी नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग उस पर आएंगे तो भी काम चल जाएगा। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस देखिए 7 नवंबर को शुरू हुई है और ये आपका नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनकी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है, आर्मी के जो कमांडर्स होते हैं ना उनकी यहाँ पर ही कॉन्फ्रेंस है। आर्मी
कमांडर कॉन्फ्रेंस हैज बिगन इन न्यू दिल्ली टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन करंट एंड इमर्जिंग सिक्योरिटी एंड चार्ट द फ्यूचर कोर्स फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचर कोर्स क्या होगा, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी गई, कैसे हम भारत के सिक्योरिटी को यहाँ पर बनाए रखेंगे, इस चीज को लेकर यहाँ बात करी जा रही है। विच मिनिस्ट्री रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, बता चुका हूं मैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मेरे ख्याल से ये चीज यहाँ पर रिपीट हो गई है। आगे आ जाइए, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। आगे आइए, रिसेंटली विच द फॉलोइंग पर्सन बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, कौन यहाँ पर फिक्की के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने थे, साहिल बंथान, ललित भलेरो, इमरान खान या सुब्रकांता पांडा। डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सुब्रकांता पांडा जो है अभी रिसेंटली फिक्की के चेयरमैन यहां पर बनाए गए थे, ठीक है ना। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है, लिखने वाले लिख सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे आइए, फिक्की के देखिए यहां पर लिखा हुआ है सुब्रकांता पांडा को यहां रखा गया एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑनर्ड विद शेवेलियर अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, किसको ने फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा किसको शेवेलियर अवार्ड दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया किसको, ये दिया गया अरुणा साईराम को, नोट कर लीजिए, ये दिया गया अरुणा साईराम को। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं अरुणा साईराम को यहां पर ये शेवेलियर अवार्ड यहां पर नवाजा गया है, तस्वीर उनकी यहां पर आप देख सकते हैं। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिसीव्ड द एजू थाचन अवार्ड, ये किसको मिला गया है, कैलाश सत्यार्थी, वेंकटरमन रामकृष्णन, अमर्त्य सेन या सेतु। ए सेतु को यहां पर दिया गया है, सेतु माधवन, ठीक है, ए सेतु माधवन को ये एजू थाचन अवार्ड 2022 यहां पर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्स लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सबसे ज्यादा चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहां पर आ रही है, इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर, चाइना वाइना पीछे होगा, यहां पर इंडिया में आ गया। इंडिया हैज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये एक बात बोली गई है किसके द्वारा, यूएस की यहां पर एक वो है, अकॉर्डिंग टू द यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट 85 आउट ऑफ 85 नेशंस में इंडिया ने बैक किया 31st पोजीशन इन दी ओवरऑल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग में। लेकिन अगर बात करेंगे हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, तो इंडिया की चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन आल्सो, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होप COP27, कौन यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहा है COP27, COP क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या हो गया, नोट करिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, नोट कर लीजिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज काहे के लिए है दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है दोस्तों किसके लिए, ये है UNFCCC के लिए। UNFCCC का मतलब क्या होता है, नोट करिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, नोट करिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये यहां पर मीटिंग होती है, जलवायु परिवर्तन। ऐसे क्या हुआ दोस्तों, बता देता हूं आपको, अभी मैं आगे जाके कभी डिस्कस करूंगा जब आएगा। एक COP15, अभी कल की ही बात है जब ये COP15 हुआ, मैं कल की बात बता रहा हूं, मतलब 9 दिसंबर की बता रहा हूं, COP15 हुआ दोस्तों, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हुआ था, ठीक है ना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, ये तो नॉर्मल नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक बैठक है ना, लेकिन कहाँ पे है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 27 हुआ है दोस्तों, ये आपको पता होगा COP27 कहां हुआ है, ये हुआ है इजिप्ट में, कहां हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। और इजिप्ट में मतलब क्या हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिस्र, क्या बोलते हैं हिंदी में, नोट करिएगा, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं मिस्र, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग मिस्र, ठीक है। और यहां पर जो इसकी कैपिटल है वो क्या है, काहिरा। तो यहां पर अभी COP27 हुआ, करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, बी इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आ जाइए, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है COP27 जो है, COP27 मिस्र में आज से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे भारतीय का प्रतिनिधि। और यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है कंपनसेशन फॉर पुअर नेशंस फॉर क्लाइमेट डिजास्टर्स ऑन द टेबल। अब इस बार जो बहुत इंपॉर्टेंट है COP27 में क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है, ये कहा गया है कि भैया अभी तक क्या बात होती थी कि नहीं अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा धुआं नहीं करेंगे, उनके ऊपर लगाम लगी रहेगी। डेवलप कंट्रीज, भाई पर डेवलप कंट्रीज जो धुआं कर चुके हैं उसका कॉम्पनसेशन तो दे दो इनको, जो लोग अब डेवलपिंग हो रहे हैं, आप उनको तो रोक रहे हो डेवलपिंग वालों को कि भैया अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट बढ़ रहा है, तो अब मत करिए ऐसा। अब आप ये तो बोल रहे हो उनको, लेकिन मालिक ये तो बता दो कि जो पहले तुम लोग कर चुके हो, पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग कर चुके हो, उसका मुआवजा तो भर दो जरा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए।
वो चीज यहां पहली बार उठाई गई है आवाज, ठीक है। COP27 यहां पर इजिप्ट में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें इस मिस्र में रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर हेल्ड अ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। अब यहां पर देखिए ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ, जिसको हम लोग JMT 2022 कह रहे हैं, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 2022। अब ये कहां पर हुआ है, किस राज्य में यहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल। देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है एक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन IAF एंड रॉयल सिंगापुर फोर्सेज यहां पर हुआ है। और ये कहां पर, ये देख सकते हैं आप लोग के बीच कलाई कुंडा में संयुक्त परीक्षण किया गया है, कलाई कुंडा में किया गया है। तो भारत, ये आप देख रहे हैं भारत सिंगापुर के बीच, यहां वायुसेना के बीच कलाई कुंडा में सैन्य परीक्षण हुआ है दोस्तों। अब ये जो आप देख रहे हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में इस प्रकार के बहुत सारे यहां पर होते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के यहां पर होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एक सिम्बैक्स होता है ना, एक सिम्बैक्स होता है, इस तरह की कई सारी यहां पर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो मतलब एक्सरसाइजेस होती हैं। अब ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है ये आपसे यहाँ पूछ सकता है। तो ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ये आपकी अभी घटित हुई है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एयरफोर्स स्टेशन कलाई कुंडा। और आपको पता होगा कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है, ये आपको वेस्ट मिदनापुर में मिलने वाला है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपको ये मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलाई कुंडा आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। इसका स्टेट थोड़ा सा मैं अभी कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा भी यहाँ उसको जस्ट वॉच आउट करने लग गया था। तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। तो ये कहां पर हुआ है, कलाई कुंडा एयरबेस, कलाई कुंडा एयरबेस। जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था दोस्तों, वही चीज मैं जस्ट मेक श्योर कर रहा था कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। कलाई कुंडा में है और ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। ये वेस्ट मिदनापुर का एयरबेस स्टेशन भी है। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पर देख लिया, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ निक्षय मित्रा इन प्राइम मिनिस्टर्स टीबी फ्री इंडिया कैंपेन। अभी देखो मैंने तुमको पढ़ाया कुछ टाइम पहले, यानी अभी कुछ आधे पौन घंटे पहले की बात है, जब हमने निक्षय मित्रा की बात करी थी। कौन से यहां पर राज्य में, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा निक्षय मित्र हैं प्राइम मिनिस्टर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, किस राज्य में है दोस्तों? यहां देखिए उत्तराखंड यहां पर पहला स्टेट हो गया इन दी कंट्री टू यहां पर रजिस्टर दी निक्षय मित्र, ठीक है। कौन सा स्टेट है निक्षय मित्र रजिस्टर करने के लिए, वो है उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ निक्षय मित्र इन द प्राइम मिनिस्टर्स टीबी फ्री कैंपेन। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री की टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे अधिक निक्षय मित्र हैं? दोस्तों उत्तराखंड ने सबसे पहले शुरू किया रजिस्टर करना अभी, तो अब उत्तराखंड से यहां पर शुरुआत हो चुकी है। क्लियर है, आगे आ जाइए। देखिए रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट। अब देखो कोई भी चीज अगर यहां पर फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल है, तो मिसाइल कहां से होती है? मिसाइल कहां से होगा? चांदीपुर के कोस्ट से होगा, ठीक है ना। चांदीपुर कहां से होगा? बैरन आइलैंड से होगा? जी नहीं। कहां से होगा? सागर आइलैंड से होगा? जी नहीं। कहां से होगा? आपका श्रीहरिकोटा से आपके इसरो के लॉन्चेस होते हैं, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से होगा, ठीक है। कहां से होगा? देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए डिफेंस इंटरसेप्टर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग रेंज एडवाइजरी मिसाइल्स। और ये कहां से हुआ है? ऑफ कोर्स ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये आपको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से यहां पर किया गया है, ठीक है। सी इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट? किसने किया है? केरला होस्ट करने वाला है, केरला होस्ट करेगा, केरला टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022। आगे आ जाइए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू स्पीशीज वाज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स? कौन सा वेस्टर्न घाट्स में अभी 200 साल बाद कौन सा नया स्पीशी मिला है? हनी बी, बटरफ्लाई, कोला या आउल? दोस्तों हनी बी मिला हुआ है, नोट कर लीजिए, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू स्पीशीज ऑफ हनी बी जो देखिए यहां पर ये स्पॉट किया गया है, कहां पर? वेस्टर्न घाट्स में स्पॉट किया गया है, नोट कर लीजिए। आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च द ई उपहार? भाई ई उपहार पोर्टल यहां पर किसने लॉन्च किया है? काहे के लिए? लाइव मॉनिटरिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट के, उनके अफसरों के ऊपर, उनके एम्प्लॉइज के ऊपर निगरानी रखने के लिए ई उपहार पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? हरियाणा ने दोस्तों लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने इसको यहां पर लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए यहां पर देख सकते हैं, ट्रिब्यून का आर्टिकल है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब ने पोर्टल लॉन्च किया है, जिस क्या नाम है उसका? CM डैशबोर्ड। क्या नाम है इसका? देखिए यहां पर डैशबोर्ड का नाम आएगा ई उपहार, ठीक है। CM मनोहर लाल ने लॉन्च किया ई उपहार, ठीक है ना, ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड। अब भाई ये लगेगा तो बड़ा अच्छा उपहार, लेकिन उपहार किसी बात का नहीं है, ऐसा उपहार है कि आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, इस प्रकार का उपहार यहां पर बात करी गई है, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब ऑब्जर्व होता है दोस्तों? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब ऑब्जर्व होता है? 7 नवंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे आपका 7 एक बार जस्ट इसको कंफर्म कर लीजिए कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 7 को ही होता है,
एक बार देख लीजिए, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो होता है, मैं कंफर्म कर लेता हूं, वर्ल्ड रेडियोग्राफी वहाँ, ठीक है। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी जो है वो दोस्तों 7th को ही यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, 7 नवंबर को ही, सॉरी 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया था। 8 को ही, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे यहाँ पर 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये देखिए आप 8 नवंबर का आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। हाउ मच रिजर्वेशन हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के थ्रू कितना रिजर्वेशन अपहेल्ड किया गया, सबको पता है 10% यहाँ पर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। देखिए डज, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जब ये जजमेंट आया था तो यहाँ पर कुछ जजेस थे, उनका व्यूज यहाँ पर डिवाइडेड था, है ना। डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ये आपसे पूछ सकता है 10% का, वो 3-2 के वर्डिक्ट से आया था। 3 जजेस ने कहा कि कोई वायलेशन नहीं होता है, 2 ने कहा कि वायलेशन होता है। अब वायलेशन क्यों नहीं होता, उन्होंने कहा कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर आप उनको यहां पर इक्वल प्लेइंग फील्ड दे रहे हो तो आप किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं कर रहे हो आर्टिकल 14 का, क्योंकि आर्टिकल 14 आप इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो। अगर वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो बराबर कहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अमीर के साथ, जिसके पास पैसे हैं उसके साथ, है ना। इसलिए उनको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपने उनको रिजर्वेशन दिया, तो ये गलत नहीं है, यही चीज यहां पर बोला गया है। देखिए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस जीवी पर्देवाला, इन्होंने एग्री किया कि अमेंडमेंट जो है वो वायलेट, डज नॉट वायलेट, ठीक है। लेकिन जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के यूयू ललित, हमारे 49 चीफ जस्टिस थे उस वक्त, लेकिन अब तो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ हैं, ये 50th चीफ जस्टिस है, ठीक है, हु रिटायर्स ट्यूसडे, एंड जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट, इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया कि नहीं नहीं ये वायलेशन है, ये वायलेशन है क्या, ये वायलेशन है आपका आर्टिकल 14 का, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है टू द एसेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी के एसेंस में कॉन्ट्रोडिक्टरी एंड स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ द इक्वालिटी कोड, ठीक है ना, ये चीज बोला। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, किसको लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, ऋतुराज अवस्थी को यहां पर बनाया गया है। ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया ना, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, देखिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को यहां पर बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है लॉ कमीशन का, ठीक है ना। लॉ कमीशन की 4 साल के बाद यहां पर कंडक्ट करी गई। ये देख लीजिए आप, यहां पर इनका चेहरा देख सकते हैं। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 हैज बीन गिवन बाय, किसके द्वारा यहां पर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है आपका जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है उनके द्वारा ये दिया गया है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया 2021 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसको दिया जाता है, ये नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, जो नर्सिंग करती है ना, जो नर्सिंग करती हैं उनको यहां पर ये दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नेशनल नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। कई लोगों को दिया जाता है, बस आपसे ये पूछ सकता है कि भाई किसको देते हैं, नर्स को देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केयर वो हॉस्पिटल में करती है, तो ये पूछ सकता है किसको दिया जाता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, है ना। गायिका को दिया जाता है, पेंटर्स को दिया, फीमेल प्रिंटर्स को दिया जाता है ना, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, या नर्सेस को दिया जाता है, इस तरह का ऑप्शन बन के आ सकता है। तो नर्सिंग प्रोफेशनल दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, तोगू इमोंग बर्ड काउंट कहां पर कंडक्ट हुआ है दोस्तों, ये आप देखिए सिंपल है, ये देखिए यहां पर नागालैंड में कंडक्ट किया गया, और यहां पर इसके तहत फर्स्ट बर्ड काउंट है अमूर फाल्कन्स जो है उनका बर्ड काउंट है, ठीक है ना, नागालैंड में ये हुआ है, नोट कर लीजिए। नागालैंड में तोगू इमोंग बर्ड काउंट हुआ गया है, और यहां पर अमूर फाल्कन्स के बियॉन्ड अमूर फाल्कन्स, ठीक है, इनका यहां पर काउंट किया गया। आगे आ जाइए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 कहां पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है, सबको पता है, गोवा में आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहां पर हो रहा है। आगे आ जाइए, देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, IFFI की यहां पर तस्वीर लगी हुई है। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहां पर होता है दोस्तों, राजस्थान में होता है, सबको पता है। पुष्कर मेला कहां हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, सबको पता है, राजस्थान में होता ही है। ये देख लीजिए यहां पर राजस्थान का 8 डे पुष्कर फेयर, ये कहां शुरू हुआ, 8 डे पुष्कर फेयर शुरू हुआ कहां, पुष्कर में। जगह का नाम भी क्या है, जगह का नाम भी आपका दोस्तों पुष्कर है, जगह का नाम भी क्या है, पुष्कर है। ये पुष्कर मेला में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जानवर आते हैं, कैमल्स आते हैं, भेड़ बकरियां आती हैं, इनकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। पुष्कर मेला में क्या होता है, व्यापार होता है, ट्रेडिंग करी जाती है, किसकी ट्रेडिंग होती है दोस्तों, कैमल की ट्रेडिंग होती है दोस्तों। यहां पर शीप होती है, शीप होता है, गोट होता है ना, गोट होता है, इन सब की यहां ट्रेडिंग होती है। देखिए यहां पर लिखा है निसंदेह अन्य पशुओं के नाम भी आएंगे। हाँ, पुष्कर मेले में एक से एक रोचक अंग ऊंटों का क्रय विक्रय होता है, ऊंटों का क्रय विक्रय किया जाता है। निसंदेह अन्य पशुओं का भी यहां पर व्यापार किया जाता है, लेकिन ऊंटों का व्यापार यहां के मुख्य आकर्षण होता है। तो आपसे पूछेगा पुष्कर फेयर में यहां पर किस पर्टिकुलर जानवर का यहां पर व्यापार होता है, तो दोस्तों कैमल्स यहां पर इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। ये पूछ सकता है भाई पुष्कर मेला इज मेजरली फेमस फॉर विच ट्रेड, वो कैमल्स के लिए होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, कैमल्स के लिए होता है। राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन्च दिल्ली, इसको रीनेम करिए, क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया। दोस्तों यहां पर मान
लीजिए अगर आपका ये क्या है, ये आपका इंडिया गेट है और यहाँ पर आपका राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना, आरबी लिख रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन। तो जो रास्ता इसको कनेक्ट करता है, पहले इसको हम लोग अंग्रेजों के समय इसको किंग्स वे कहते थे, क्या बोलते थे, किंग्स वे। बाद में इसी को हम लोग ने राजपथ बोलने लगे थे, इसको हम लोग राजपथ कहने लगे, और फिर उसके बाद अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्तव्य पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तव्य पथ इसको यहाँ पर कहते हैं, नोट कर लिया जाए, कर्तव्य पथ कहते हैं। आगे आ जाइए, तो ये देखिए आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है, राजपथ सेंट्रल लॉन्च इन दिल्ली टू बी रेन्ड एज कर्तव्य पथ, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेट टू होस्ट मोटो जीपी 2023 का मोटो जीपी कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया। तो भारत में बाइक के जो दीवाने हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि मोटो जीपी इंडिया आ रहा है। और ये कहां पर होगा दोस्तों, ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। कहां होगा, नोट करिएगा, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ही होने वाला है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहां पर है दोस्तों, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आपको मिलेगा कहां पर, ये मिलने वाला है आपको ग्रेटर नोएडा में। ये कहां मिलने वाला है आपको, ग्रेटर नोएडा में मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा में। यहां पर पहले दोस्तों F1 रेसिंग भी चालू किया गया था, F1 रेसिंग भी चालू किया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही के चक्कर में ऐसा कुछ टैक्सेशन प्रॉब्लम भी थी, जिसकी वजह से वो F1 रेसिंग मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला 1 रेसिंग, फॉर्मूला 1 रेसिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप देखोगे, कार रेसिंग की बात हो रही है, कार रेसिंग। और जो मोटो जीपी है दोस्तों, ये आपकी बाइक रेसिंग है। क्या है ये बाइक रेसिंग को हम लोग मोटो जीपी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मोटो जीपी कहते हैं। तभी ये इंडिया में गौतम बुद्ध नगर में, यानी कि ग्रेटर नोएडा में अगर आप देखोगे तो ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे होने वाला है। क्लियर है, आगे देखिए, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कहां पर होगा, 2023 में ग्रेटर नोएडा के यहां पर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा, इंडिया टू होस्ट दी मोटो जीपी। आगे आ जाइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज बीन कैरिड आउट अगेंस्ट दी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स अब्यूज। ऑनलाइन जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज होता है बच्चों का, यहाँ पर चाइल्ड सेक्स जो हो रहा है ना, चाइल्ड सेक्स अब्यूज हो रहा है, खिलाफ ऑनलाइन यौन शोषण जो हो रहा है, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है। क्या चलाया गया, ऑपरेशन मेघ चक्र, नोट कर लीजिए, सी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ऑपरेशन मेघ चक्र, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑपरेशन मेघ चक्र। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑपरेशन मेघ चक्र, सीबीआई ने कंडक्ट किया, ध्यान रखिएगा, इसको सीबीआई ने यहां पर कंडक्ट किया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया, आगे आ जाइए नेक्स्ट, व्हाट इज निस्तार एंड निपुण रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब मेरे ख्याल से ये मैं आपको क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, निस्तार और निपुण क्या है, ये आपके डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है ना, ये आपके डाइविंग सपोर्ट वेसल है। जब कोई समुद्र में कूदता है तो उसके सपोर्ट के लिए यहां पर ये निस्तार और निपुण दो तरह की डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, जिसको हम कहते हैं DSVs, ये यहां पर लॉन्च किए गए हैं। तो यहां पर निस्तार और निपुण क्या है, ये आपकी डाइविंग सपोर्ट वेसल है ना, कोई शिप होती है, आप गए तो अब जब कुछ लोग होते हैं, सबमरीन्स हैं, उसमें जाते हैं लोग, तो उनके सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करना, कुछ और चीजें, जरूरत की चीजें प्रोवाइड करना, ये ड्राइविंग सपोर्ट वेसल यहां पर साथ में रहता है, जो प्रोवाइड करता है। निस्तार और निपुण इसके यहां पर दो यहां पर लॉन्च किए गए रिसेंटली, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है क्या, 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल इन विशाखापट्टनम। कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में इसको किया गया है, ठीक है। INS निस्तार लॉन्च किया गया है, नए अवतार में नजर आएंगे INS निस्तार, और कभी पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी पर किया था डाइविंग ऑपरेशन, इन्होंने यहीं पर किया था डाइविंग ऑपरेशन। तो नोट कर लीजिएगा, INS निस्तार और INS निपुण यहां पर अब ये डाइविंग सपोर्ट वेसल की तरह काम कर रहे हैं। आगे आ जाइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसको दिया गया है दोस्तों, आशा पारेख को दिया गया, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 2019 का ये रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है, रजनीकांत को दिया गया था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि भाई अभी 2022 में यहां पर आशा पारेख को दिया गया, एक्चुअली अवार्ड 2020 का है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ही लिख के आएगा एग्जाम में, वो दिया गया आशा पारेख को, ध्यान रखिएगा। और इसी साल की स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो रजनीकांत को दे दिया गया था, लेकिन वो 2019 का था। तो ऑब्वियसली जब कोविड-19 खत्म हुआ तो चीजों को रेगुलराइज करने के लिए जल्दी जल्दी अवार्ड दिए गए। तो एक्चुअली 2019 का अवार्ड अभी 2022 की स्टार्टिंग में दिया गया है, ठीक है, या 2021 में दिया गया था। और अभी आप देखोगे 2022 का जो अवार्ड है, 2020 का जो अवार्ड है वो अभी 2022 में अभी दिया गया है, और ये आशा पारेख को यहां पर मिला है। क्लियर हो गया, आगे आ जाइए, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, आशा पारेख टू बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट, Who has been appointed as the new Attorney General of India? किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर है R वेंकट रमणी को यहां पर इंडिया का अब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बना दिया गया है, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आपको पता है आर्टिकल कौन से में आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस आर्टिकल में आपको आर वेंकट रमणी जी का अपॉइंटमेंट यहां पर हुआ है एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सीनियर एडवोकेट देखिए यहां लिखा हुआ है R वेंकट रमणी, अब ये अटॉर्नी जनरल भारत के हो चुके हैं। हु हैज वन द US ओपन 2022
मेन सिंगल्स कौन जीता है? सी अल्कराज गार्फिया यहां पर जीत गए। किसको हराया है? कैस्पर रुड को हरा दिया है, ठीक है ना। तो और साथ बता दूं कि ये एटीपी की नंबर 1 रैंकिंग पे भी आ गए हैं। मैं कभी आगे डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगा। एटीपी जैसे कि क्रिकेट में वर्ल्ड रैंकिंग होती है, वैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे तो एटीपी की भी रैंकिंग साल के आखिरी में निकाली जाती है। तो अभी रिसेंटली जो रैंकिंग निकली है उसमें कार्लोस गार्फिया जो है, सी अल्कराज गार्फिया, ये नंबर 1 पे आ गए हैं। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इनकी रैंकिंग 32 थी, लेकिन अब इनकी रैंकिंग इस वक्त नंबर 1 हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने कैस्पर रूड को हराया है। ये देखिए यहां पर कार्लोस अल्कराज विंस यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल एंड बिकम्स नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 यहां पर ये बन गए एटीपी की वर्ल्ड रैंकिंग्स में, ठीक है ना। ये आप इनकी तस्वीर यहां पर देख पा रहे हैं। आगे आइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? भारत की रैंक यहां पर क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? यहां पर आप देख सकते हैं भारत की रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज, ठीक है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट यहां पर बता रहा है। और ऑफ कोर्स यहां पर अब आपको क्या आंसर हो गया? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया 132 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ये आपको नोट करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ऑफ कोर्स यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का, यह आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये जरूर याद रखना चाहिए, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आप एक काम करिए कि आप इसका यहाँ पर बना सकते हैं, एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से करना भी चाहिए आपको, ताकि ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे और भी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है ना। क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने बता ही दिया कि यूएनडीपी के द्वारा इसको यहां पर छापा जाता है। अब ये डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको छापता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा यहां पर सेशन भी समाप्त हो गया और उम्मीद है आपको ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में और नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग अब नवंबर के बकाया करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स जो सितंबर के होंगे, अगर वो भी बचे होंगे तो वो भी देख लेंगे। नवंबर के करंट अफेयर्स बाकी जो होंगे पूरे कर देंगे। तो अगली क्लास में नवंबर के करंट अफेयर्स जहां तक पूरे हो जाएंगे दोस्तों, फुल कंप्लीट नवंबर हो जाएगा, तो आपका अगस्त कंप्लीट हो जाएगा, आपका सितंबर कंप्लीट हो जाएगा, आपका नवंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर माइट भी उसकी अगली क्लास में आपका अक्टूबर से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।